देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिकों की जिनका सीधे सीधे कंपैरिजन किया जाना है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। हालांकि ये टॉपिक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट रहेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, इन फॉर्मूलों से आप उसको सॉल्व करेंगे और अलग से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक को अच्छी तरह से तैयार कर रखा है तो ये टॉपिक आपके अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। वो तुम्हें जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमारा क्लियर हो चुका है और हमारी समझ में अच्छी तरीके से आ चुका है। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ कूलाम के नियम से। यानी हम मैग्नेटिज्म में, चुंबकत्व में हम कूलाम के नियम को यूज करना चाह रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर बात करते थे तो दो आवेश थे। आपका एक आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2 और इनके बीच की दूरी R। तो कूलाम के नियम के अनुसार इनके बीच में जो बल लगता था वो उनके आवेशों के गुणनफल के अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और फिर आप उसे कंबाइन कर देते थे तो F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन। और रही बात K की वैल्यू की, तो K की वैल्यू डिपेंड करती थी किस पर? सिस्टम ऑफ चार्जेस पर। अगर आप MKS सिस्टम में बात करते हैं तो K की वैल्यू 9 × 10⁹ और CGS में बात करते हैं तो 1, या फिर 9 × 10⁹ की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे और लिखना चाहें इन CGS K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ CGS नहीं MKS। और इन CGS बात करो तो CGS में तो K इज इक्वल टू 1। तो ये सब आपका पढ़ा हुआ है। अब इसी तरीके से हम इसको कूलाम के नियम को मैग्नेटिज्म में समझना चाह रहे हैं। लेकिन मैग्नेटिज्म में दो आवेश न लेकर के पहली बात तो दो चुंबक लेनी पड़ेंगी। अब दो चुंबक आप लोगे, चुंबक के अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और पोल की अपनी होती है पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्राबल्य। और वास्तव में उस ध्रुव प्राबल्य को ही आजकल की भाषा में चुंबकीय आवेश कहा जाता है। इसका मतलब ये जो आवेश है Q1 Q2, यहाँ पर दो चुंबकों की ध्रुव प्राबल्य काम करेंगी। तो हमने क्या किया, मान लीजिए दो चुंबक ले ली। अब क्योंकि केवल चुंबकीय ध्रुव हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि चुंबक के ध्रुवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए पूरी चुंबक लेनी पड़ेगी। तो आपने मान लीजिए ये नॉर्थ पोल ले लिया, ये साउथ पोल ले लिया और इसकी ध्रुव प्राबल्य M1, इसकी भी M1 होगी, क्योंकि एक चुंबक के लिए दोनों पोलों की पोल स्ट्रेंथ सेम होती है। ये मैं बता चुका हूं आपको। इधर दूसरी चुंबक ये रखी हुई है, ये इसको भी चलो N मान लो और इसको S मान लेते हैं। हालांकि उल्टे भी हो सकते हैं, आप S इसको मान लो, N इसको मान लो। वो तो आप जान चुके हैं कि भाई समान प्रकार के पोल होंगे तो प्रतिकर्षण बल काम करेगा और विपरीत प्रकार के पोल होंगे तो आकर्षण बल काम करेगा, बिल्कुल आवेशों की तरीके से। अब इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है उसको मान लिया आपने M2, तो इधर वाले पोल की भी पोल स्ट्रेंथ को M2 मानेंगे और इन दोनों पोलों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मान लिया आपने R। तो वास्तव में यहाँ पे कौन काम कर रहा है? चुंबकीय आवेश, यानी इस आवेश की जगह पे कौन काम कर रहा है? वो काम कर रहा है M1 और M2। तो सिंपल सा तरीका हो जाएगा कि इनके बीच लगने वाला फोर्स इज प्रोपोर्शनल M1 × M2। और फिर दूसरे पॉइंट में F इज प्रोपोर्शनल 1/R²। दोनों को कंबाइन कर दोगे आप जैसा कि वहां करते थे, तो M1 M2/R²। एक कांस्टेंट आ जाएगा M1 M2/R²। तो कहीं कोई चीज चेंज है ही नहीं, बस अगर कोई डिफरेंस है तो वो ये है कि वहां पर जो आवेश हमारा हुआ करता था उसकी जगह पर हमने ध्रुव प्राबल्य का यूज किया है, जिसको आजकल हम चुंबकीय आवेश कहते हैं, बस। और कोई डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा अगर थोड़ा डिफरेंस आएगा तो वो कांस्टेंट के में आएगा। अगर आप K की बात करोगे तो इन MKS में अगर आप बात करोगे तो K की वैल्यू होगी μ0/4 पाई। और आप इस बात को पहले पढ़ चुके हो भाई, आप इस बात को जान चुके हैं कि जहां हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता था उसकी जगह कांस्टेंट μ0/4 पाई आता है। ये बायो-सैवर्ट लॉ में पढ़ा आपने पहले, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा। बात इसकी वैल्यू की और करें, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 10⁻⁷। और अगर CGS की बात करोगे तो CGS में K की वैल्यू 1, बिल्कुल सेम तरीका। ठीक है, तो ये है आपका चुंबकत्व में
एक तरह से मैग्नेटिज्म में कूलाम का नियम। बताइए क्लियर हो गया कि नहीं? हालांकि बहुत यूज नहीं है, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल वगैरह कभी आ जाए तो आप कर सकें आसानी से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने और क्या चीज पढ़ी थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा कि एक बिंदु आवेश की वजह से कितना विद्युत क्षेत्र होता है। एक आवेश रखा हुआ हमारा Q, उसकी वजह से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। मान लीजिए ये एक आवेश है, बिंदु आवेश, और इसकी वजह से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आता था E = K और Q/R²। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा। तो इसके कंपैरेबल यहां हमारा कौन सा फॉर्मूला होगा, अब उसको हमें बात करनी है, उस फॉर्मूले को निकाल करके लाना है। साथ ही साथ क्योंकि विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो यहां पर जो क्षेत्र निकल करके आएगा उसको आप चुंबकीय क्षेत्र कहोगे। तो हम ये लेके चल रहे हैं कि भाई हमारी ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये मान लो साउथ पोल है। पोलों को आप उल्टा करके भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसकी जो ध्रुव प्राबल्य है वो m है, तो दोनों पोल पे आप उसको m दिखाया करोगे। अब किसी भी पोल से, मान लीजिए इस पोल से r दूरी पर ये कोई बिंदु है आपका P, और अब आप यहां पे चुंबकीय क्षेत्र B निकालना चाहते हो, तो बिल्कुल सेम तरीके से जैसे कि आप ये करते थे, बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालते थे, अब उसी की तरह से आप क्या निकालोगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र B का, B = यहां पर K, चलो यहां भी उसको K मान लो, वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी। K की वैल्यू वहां पर 4πε0 आती है, हमारी μ0/4π आ जाएगी। तो K, अब वहां पे Q की जगह यहां हो जाएगा हमारा M अपॉन में R², यहां भी हो जाएगा R²। चाहो तो इसको और लिख दो μ0/4π M/R²। तो किसी भी अकेले पोल की वजह से आपको किसी r डिस्टेंस पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से उस चुंबकीय क्षेत्र के लिए फॉर्मूला लिख सकते हो। बड़ा सिंपल है। अब बात आएगी दिशा की कि भाई दिशा कैसे बताई जाए। तो पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा पे जाइए। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए मैंने 3 पॉइंट लिखाए थे, और 3 में तीसरा पॉइंट तीनों पॉइंटों को अपने आप में शामिल किए हुए था। पहला पॉइंट क्या था, अगर ये प्लस आवेश है तो प्लस आवेश से दूर, और अगर माइनस आवेश है तो माइनस आवेश की ओर, और अगर दोनों आवेश कहीं दे रखे तो प्लस से माइनस की ओर। तो उसमें दोनों बातें आ गई, प्लस से माइनस में क्या हुआ, प्लस से दूर भी हो गया, माइनस की ओर भी हो गया, बात खत्म। अब हमें यह समझना होगा कि यहां क्या करें। तो यहां हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि नॉर्थ पोल एज ए पॉजिटिव पोल, साउथ पोल एज ए नेगेटिव पोल, सही है ना। यानी जो आप नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, तो हमारा नॉर्थ पोल तो पॉजिटिव पोल की तरह काम करता है। जैसे वहां पॉजिटिव चार्ज काम करता है ना, ऐसे हमारा कौन काम करेगा, नॉर्थ पोल काम करेगा, और साउथ पोल जो है वो नेगेटिव की तरह काम करेगा। इसका मतलब अगर नॉर्थ पोल की वजह से नेगेटिव निकालो, तो नॉर्थ पोल से दूर, अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल, क्योंकि वो पॉजिटिव है, जैसे वहां पढ़ते थे अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और अगर साउथ पोल की वजह से निकालो तो टुवर्ड्स द साउथ पोल। डायरेक्शन समझ में आ गई कि नहीं। यानी N से दूर और S की ओर, और अगर वैसे बात करें तो N से S की ओर, जैसे वहां कहते थे पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो फिर कह सकते हो N से S की ओर। उसमें दोनों बातें आ गई। N से S की ओर का मतलब N से दूर भी हो गया और S की ओर भी हो गया उसमें, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के डायरेक्शन की बात आ जाए तो आप इसको ध्यान रखो, और ये फॉर्मूला भी आपकी समझ में आ गया कि हाँ भाई हमें ये फॉर्मूला इस तरीके से यूज करना है। अब जैसा आपने पढ़ा था, कहां पर हमने विद्युत द्विध्रुव को पढ़ा, चुंबक वास्तव में चुंबकीय द्विध्रुव है भाई, द्विध्रुव। अगर आप वर्ड मीनिंग पे जाएंगे तो ऐसी चीज की बात कर रहे हो जिसमें दो ध्रुव हो। अब वहां पे दो ध्रुव क्या कहते थे, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश, एक अल्प दूरी पे रखे हैं, वो विद्युत द्विध्रुव था। और यहां पर एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं, ये आपका चुंबकीय द्विध्रुव हो गया। वो विद्युत द्विध्रुव था, ये चुंबकीय द्विध्रुव। यानी आप एक अकेली चुंबक को चुंबकीय द्विध्रुव कह सकते हो। तो अब हम बात करेंगे, कंपैरिजन वहीं से चलेगा, कंपैरिजन करके चलोगे। अब तुम्हें नई चीज जैसा नहीं लगेगा, बस ऐसे लगेगा कि हाँ भाई हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई पढ़ रहे हैं, बस दूसरे फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं। तो हम बात करते हैं चुंबकीय
द्विध्रुव की। तो चुंबकीय द्विध्रुव कोई नई चीज नहीं है, जो चुंबक होती है उसी को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ये नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया, ये चुंबकीय द्विध्रुव हो गया। आप विद्युत द्विध्रुव की जो बात करते थे, विद्युत द्विध्रुव ये था -q और ये +q। अब हमारा +q है जे यहाँ नॉर्थ पोल है, -q साउथ पोल है, इनके बीच की डिस्टेंस को हम 2l मानते थे। उस तरीके से यहाँ भी हम इनके बीच की डिस्टेंस को क्या लेकर के चलेंगे, 2l लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया चुंबकीय द्विध्रुव। अब जब विद्युत द्विध्रुव पढ़ते थे तो फिर उसमें एक और वर्ग आता था, वर्ग ये होता था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कहते थे P, और P की वैल्यू होती थी Q × 2l, यानी इन दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश और मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की दूरी। तो अब यहां पर आ जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को पहली बात तो डिनोट करते हैं कैपिटल M से, तो कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा। अब इसमें जो M स्मॉल m काम करता है इसमें, जिसको आप चुंबकीय आवेश कहते हो, इसका मतलब इस Q की जगह पे तो यहां आ जाएगा M और इनटू उनके बीच की डिस्टेंस 2l। ये हो गया आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब बात करते थे कि P की दिशा, तो P की दिशा ली जाती थी माइनस से प्लस की ओर, ये P की दिशा की बात आती थी। समझ रहे हो ना बात को? बिल्कुल आप कंपैरिजन करते जाइए, कोई नई चीज आपको ऐसे नहीं लगेगी कि भाई हम नई चीज पढ़ रहे हैं। तो यहां दिशा क्या होती थी, माइनस से प्लस की ओर, और अब आप कहते हो माइनस साउथ पोल होता है और प्लस हमारा नॉर्थ पोल होता है। इसका मतलब इसकी दिशा हो गई S से N की ओर, ठीक है ना, ये इसकी दिशा आ गई। तो हमने चुंबकीय द्विध्रुव को समझ लिया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को समझ लिया। इसके बाद जैसे ये हमारा विद्युत द्विध्रुव हुआ करता था, तो विद्युत द्विध्रुव में हम दो चीजें सीखते थे कि ये विद्युत द्विध्रुव है -q + q। अगर इसी लाइन को आगे बढ़ा दें तो इसको बोलते हैं उसका अक्ष, एक्सियल लाइन, ठीक है। और इसके मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु से जो लंबवत लाइन खींच दी जाती है उसको कहते हैं उसका निरक्ष, इक्वेटर या इक्वेटोरियल लाइन। यही चीज हमें यहां समझनी है। इसका मतलब ये जो हमारी मैग्नेट है, मैग्नेट को हम क्या कह रहे हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कह रहे हैं। तो अगर आप इस मैग्नेट के, ये नॉर्थ पोल है, मान लो ये साउथ पोल है, तो इन पोलों को मिलाते हुए सीधी आगे लाइन खींच दोगे, ये तो हो जाएगा अक्ष, एक्सियल लाइन। और इसके मिड पॉइंट से इसके एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे ऐसे करके, ये हो जाएगा इसका निरक्ष। तो ये बात भी हमें समझनी है। तो जैसे इसमें समझा अक्ष ये होता है, निरक्ष ये होता है, ऐसे ही हम यहां समझेंगे कि भाई अक्ष ये है, निरक्ष ये है। अब इसके बाद क्या आता था, इसके बाद अब हम विद्युत क्षेत्र निकालते थे, और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक में। वास्तव में उन दोनों से एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालिए और उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालिए। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। वही काम अब हमें यहां करना है। हालांकि ये क्वेश्चन यहां पूछा नहीं जाता थ्योरी में, ठीक है, लेकिन चीजों को समझना है कंपैरिजन करके। तो अब क्या निकालेंगे, इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र और फिर निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो जैसे फॉर्मूले वहां आते थे उसी तरीके के फॉर्मूले यहां आएंगे। हालांकि फॉर्मूले हमें याद होना जरूरी है। मैं वैसे डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, थोड़ा स्पीड में लेते हुए दिखा देंगे, बिल्कुल सेम, जिससे तुम्हारी याददाश्त भी ताजा हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली याददाश्त भी ताजा हो जाएगी, और डेरिवेशन ये वाला भी हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला भी निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, मान लीजिए अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष पर बी निकालना चाहते हो आप। बड़ा सिंपल सा तरीका, आपने एक मैग्नेट ले ली, इसको नॉर्थ पोल बोल दिया, इसको साउथ पोल बोल दिया, बीच की डिस्टेंस को 2l लिख दिया है। तो मिड पॉइंट अगर कहीं लोगे, ये इसका अक्ष हो गया,
और दूरी हम हमेशा मिड पॉइंट से लेते थे। तो इस अक्ष पर कोई पॉइंट ये P है, यहाँ पे आप B निकालना चाहते हो, B के लिए डेरिवेशन कर रहे हो, तो इसका मिड पॉइंट O मान लिया है। ये दूरी 2L है, पोल स्ट्रेंथ इसकी भी M और इसकी भी M, ये 2L है। अब यहां से दूरी आ रही है, इसका मतलब हम एक बार तो निकालेंगे साउथ पोल की वजह से, एक बार निकालेंगे नॉर्थ पोल की वजह से। समझ रहे हो ना बात को? जैसे वहां निकालते थे एक बार प्लस आवेश की वजह से, एक बार माइनस आवेश की वजह से। तो जब आप साउथ पोल की वजह से निकालोगे इधर, तो डायरेक्शन होती थी साउथ की ओर और नॉर्थ से दूर। तो जब नॉर्थ की वजह से निकालोगे तो यहां पर मैग्नीट्यूड आएगा दूर। मान लो नॉर्थ पोल की वजह से उसको B1 मान करके चल रहे हो, तो B1 इधर आएगा, तो आप B1 की वैल्यू भी लिख लीजिए। तो आप कह सकते हो N ध्रुव से या ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो N ध्रुव के कारण जब चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे बिंदु P पर, तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, चाहो तो K लगा देना शॉर्ट में, और क्या होता है M अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अब N पोल से निकाले तो डिस्टेंस तो यहां से चाहिएगी इस जगह से, और यहां से ये R है और ये पूरी 2L है, तो आधी LL हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी R माइनस L। तो इसको लिख दोगे M अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। अब आएगी दिशा की बात, तो नॉर्थ पोल की वजह से दिशा अवे का मतलब लिख सकते हो NP की ओर, NP की ओर बाहर की तरफ। अब निकालोगे S ध्रुव की वजह से, S ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, S ध्रुव के कारण बताइए भाई S। अब यहां से जब डिस्टेंस लोगे तो यहां से R है, तो ये R प्लस L हो जाएगी, तो आपका B2 हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और M अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। और दिशा हो जाएगी इसकी S पोल की ओर, तो इस बिंदु पर S पोल की ओर, यानी ये B2 हो गया। अब दिशा आ गई आपकी P से S की ओर, PS की ओर, ये दिशा हो गई इसकी। अब हमें क्या देखना है भाई? दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं, अब तो वेक्टरों का काम करना है ना, और दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दो। इसका मतलब इन दोनों वैल्यू पे थोड़ा सा ये देख लेंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। तो इसमें क्या आ रहा है? यहाँ R माइनस L, इसमें R प्लस L। लेकिन ये चीज कभी कभी स्टूडेंट जल्दबाजी में यही गलती कर देता है छोटी सी, वो माइनस वाले को छोटा मान लेता है और प्लस वाले को बड़ा मान लेता है, जबकि ये जो चीज है ये भाग में है, और भाग में क्या होता है? भाग वाली संख्या अगर हमारी छोटी होती है तो आंसर बड़ा आता है, और भाग वाली संख्या जो बड़ी होती है तो आंसर छोटा आता है। तो ये हमारा R माइनस L छोटी है, तो आंसर बड़ा आएगा। इसका मतलब यहाँ B1 बड़ा होगा और B2 छोटा होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू हो जाएगा B1 माइनस B2। और अब आप वैल्यू लगा दोगे। अब वैल्यू लगाओगे तो मैं वैल्यू लगाने के साथ साथ जो चीज कॉमन है उसको कॉमन ले लेता हूं। तो कॉमन क्या दिख रहा है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दोनों में कॉमन, और M दोनों में कॉमन। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन, M कॉमन, एक ब्रैकेट में बचा 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस 1 अपॉन R प्लस L का। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था ना, बिल्कुल सेम है। आपकी थोड़ी सी याददाश्त ताजा हो गई होगी, और वो डेरिवेशन भी अब आपका एक तरह से रिवीजन हो रहा है उसका। बस वहां क्या था? M था, यहां पर वहां पे Q था, और यहां पे M चल रहा है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है ना? अब क्या होता है भाई? एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो R माइनस L और R प्लस L, तो ये तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर से उसका होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये आ जाएगा आपका B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये M भी है, नीचे यहां हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां पे R प्लस L का होल स्क्वायर और इधर R माइनस L का होल स्क्वायर। तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं आपके पास, या तो होल स्क्वायर खोल दो या A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो।
तो दोनों में से जो चाहो वो कर सकते हो आप। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपनी जगह, नीचे जैसा है वैसे ही आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आप a प्लस बी और a माइनस बी लगाते हो, तो a प्लस बी का मतलब ये दोनों प्लस करोगे, ये जब प्लस करोगे तो l से l कट जाएगा, ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में 2r। दोबारा में a माइनस बी करोगे तो इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, r से r कट जाएगा, प्लस का आ जाएगा 2l। ये सिचुएशन बन गई। अब ये भी आपने पढ़ा था कि भाई जैसे वहां पर हम कहते थे P इक्वल टू Q इंटू 2L, और यहां पे तुमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M को पढ़ा है M इंटू 2L। अब ये भी पढ़ाया। इसका मतलब अब आप क्या करोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपनी जगह, इस M को और 2L को पास पास लिख लो, तो आपका ये हो गया M इंटू 2L और आगे 2R अपॉन में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसकी जगह पे कैपिटल L रख दोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो ट्वाइस कैपिटल M r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये b के लिए फॉर्मूला निकल करके आ गया, और सेम फॉर्मूला आपका आता था वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में। उस फॉर्मूले को मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं क्या आता था। वो फॉर्मूला आता था E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। और मैंने उसमें ये भी कहा था आपको दो तरह के न्यूमेरिकल आएंगे आपके पास। एक न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जिनमें दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत छोटी होगी r के कंपैरिजन में, तो इस फॉर्मूले का यूज नहीं करोगे। लेकिन जिसमें वो डिस्टेंस बहुत छोटी नहीं है r के कंपैरिजन में, तो इसी फॉर्मूले का यूज करोगे। और अगर छोटी होती है तो फिर क्या करते हैं, यानी हम यहां ये मान ले कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। जब r बड़ा हो जाएगा l से बहुत, तो r स्क्वायर तो और भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा l स्क्वायर से। इसका मतलब r स्क्वायर के कंपैरिजन में l स्क्वायर को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। और ऐसे केस में जब ये निगलेक्ट हो जाएगा तो फिर फॉर्मूला आपका बन जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन r की पावर 4। लेकिन एक r से ये कट के 3 पावर बच जाएंगी, तो b का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ट्वाइस m अपॉन r क्यूब। और इसके कंपैरेबल जो फॉर्मूला यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता था वो E का, वो E इक्वल टू हुआ करता था E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और E अपॉन r क्यूब। तो अब आप अच्छी तरीके से देख रहे हो कि भाई कहीं कोई डिफरेंस है ही नहीं। हालांकि मैं ये बता रहा हूं ये फॉर्मूले बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई न्यूमेरिकल अगर आ गया, ठीक है ना, तो तुम्हें अलग से रखने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पे फोकस करना है। आप ये मान लीजिए नई चीज नहीं पढ़ रहे हम, बल्कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पे फोकस करना है, केवल P की जगह पे कैपिटल M लगा देना है, Q की जगह पे स्मॉल m लगा देना है, बाकी कोई चीज है ही नहीं। और K की जगह पे यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लगाना है। तो उसको समझना है कि हम कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या कर रहे थे और उसके कंपैरेबल मैग्नेटिज्म में हमें क्या करना है। सही है ना, बस इस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, बाकी सारी चीजें अपने आप चलती चली जाएंगी। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारा अक्ष पर निकल करके आ गया। और इसी तरीके से अभी अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में और लिखना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म के लिए पहले b की डायरेक्शन पे बात करेंगे। तो b हमारा क्या है, b1 माइनस b2, यानी b1 बड़ा है तो b की दिशा जो होगी वो डेफिनेटली b1 की तरफ होगी, और b1 की तरफ इधर में ये बाहर की तरफ है। तो b1 की दिशा आ गई भाई यहाँ n से दूर की तरफ आ रही है। अब आप जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो देखो b पे वेक्टर लगाना पड़ता है, इधर m वेक्टर क्वांटिटी होती है उस पे वेक्टर लगाना पड़ता है, और m की दिशा होती थी s से n की तरफ, यानी वहां पे p की दिशा माइनस से प्लस की तरफ, तो s से m की तरफ, यानी m की दिशा भी इधर, m भी आपका इधर, और b जो आ रहा है वो भी आपका इधर। इसका मतलब दोनों पे बस वेक्टर लग जाएगा। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लाना चाहते हो तो b पे वेक्टर और m पे वेक्टर, ये आपका वेक्टर फॉर्म में निकल करके आता है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप इसके बाद बात करोगे किसकी, निरक्ष पर निकालने की। जिस तरीके से आपने वहां पर निरक्ष पर कैलकुलेट किया था, अब आप यहां भी निरक्ष पर कैलकुलेट करोगे।
चीजें बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर माइंड में नहीं रहेगी चीजें। तो थोड़ा सा साथ ही साथ पहले चैप्टर का भी रिवीजन कर डालना और इनको भी समझ लेना। तो अब आप बात करना चाहते हो उसके निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हो। निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए आपने मान लिया कि ये कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। इनके बीच की डिस्टेंस को आप 2l लेकर के चल रहे हो और इसके मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, उस पे r दूरी पर इधर की डिस्टेंस l और इधर की डिस्टेंस भी l, और ये कोई पॉइंट है P, यहाँ पे निकालना है आपको B। तो सिंपल सा तरीका, एक बार पहले S की वजह से निकालोगे यहाँ तो आपको डिस्टेंस चाहिए SP और n की वजह से तो डिस्टेंस चाहिए NP। लेकिन आप ज्योमेट्री से अगर इसको सॉल्व करोगे, ये r है और ये l है, इधर ये भी l है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके सॉल्व करोगे तो SP की वैल्यू NP के बराबर आएगी और रूट के अंदर आ जाएगी r² प्लस l²। तो सबसे पहला काम आपने डिस्टेंस निकालने का कर लिया। अब फिर से वही तरीका, एक बार S की वजह से, अब S की वजह से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तो जो भी आएगा उसकी दिशा आएगी S की ओर, तो दिशा इसी पे होगी। और N की वजह से निकालेंगे तो N से दूर, तो दिशा ऐसे करके आएगी। मान लो पहले हम N की वजह से निकालते हैं तो N ध्रुव के कारण, तो N ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा V1 इक्वल टू हो गया μ0/4 पाई और स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और वो डिस्टेंस अब कितनी है, ये रूट में r² प्लस l² और उसका होल स्क्वायर, तो रूट हट गया आपका, तो केवल आ जाएगा r² प्लस इक्वेशन फर्स्ट, और डायरेक्शन आपने दिखा दी है प्लस से अवे, नाम लिख दिया V1। फिर आप S के कारण निकालोगे, S के कारण मान लो V2 μ0/4 पाई m अपॉन वही डिस्टेंस का स्क्वायर, अब डिस्टेंस तो फिर से सेम है तो होल स्क्वायर आप करोगे तो फिर से r² प्लस l²। इक्वेशन सेकंड, डायरेक्शन की बात करोगे S की ओर, तो ये आपका V2 आ गया निकल के। दिशा आ गई, दोनों के मैग्नीट्यूड आ गए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कुछ नया दिख रहा है कि V1 और V2 की वैल्यू सेम है। आप इनको देखोगे तो आप लिख सकते हैं V1 इक्वल टू V2, ये आपस में बराबर है, लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं। आप अच्छी तरह से जानते हो, जब किसी एक पॉइंट पे दो वेक्टर काम कर रही हो, उसके मैंने आपको जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा रहा था तो 3 बातें मैंने बताई। वो 3 बातें क्या थी कि अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ जाए, V1 वेक्टर V2 वेक्टर, तो आपस में प्लस हो जाते हैं। अगर अपोजिट आ जाए, V1 वेक्टर V2 वेक्टर, तो ज्यादा में से कम वाला घट जाता है। और अगर किसी एंगल पर आ जाए तो एंगल वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसे ऐसे एंगल पे आ जाए V1 और ये V2 और बीच का एंगल थीटा, तो B इक्वल हो जाएगा रूट में V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस V1 V2 cos थीटा। जैसा कि रेडिक्स में दो वेक्टरों को जोड़ने का हमने फॉर्मूला निकलवाया था आपको, बिल्कुल सेम तरीका। लेकिन यहीं पर मैंने एक बात और बताई थी कि कभी अगर आप इससे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ एक तरीका और होता है कंपोनेंटों में डिवाइड करके सॉल्व करने का। यानी आप उस पॉइंट पर एक वर्टिकल लाइन खींचोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, जो वेक्टर आपके इन लाइनों पे आ जाए उनको मत छेड़ा करो, और जो लाइन पे नहीं होता है उसे कंपोनेंटों में डिवाइड कर लो। और कंपोनेंटों में डिवाइड होने के बाद ऊपर वाला वेक्टर बराबर नीचे वाला वेक्टर, लेफ्ट साइड वाला वेक्टर बराबर राइट साइड वाला। और अगर एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, अब ये भाई ये दोनों अगर इक्वल आ जाए तो दे आर कैंसिल टू ईच अदर, और ये भी इक्वल आ जाए तो ये भी कैंसिल टू ईच अदर, तो नेट फील्ड 0 आ जाएगा। लेकिन इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, जो ज्यादा हो उसमें से माइनस कर लेना। समझ रहे हो ना बात को? यहाँ कई बातें पॉसिबल हो सकती हैं, यहाँ मैं केवल इस डेरिवेशन के लिए नहीं बता रहा हूँ आपको, यहाँ कई चीजें आ सकती हैं। मान लो ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा के और इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा। और इन दोनों में मान लो ये वाला बड़ा है ये छोटा है, तो इनका रिजल्टेंट इधर आएगा।
अब ये जो दो बचे उनके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, फिर आप उसको सॉल्व कर दोगे। लेकिन नॉर्मली ज्यादातर क्वेश्चनों में क्या होता है, एक कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाते हैं इक्वल होने की वजह से, और बाकी जो आएंगे वो एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, और एक डायरेक्शन वाले आपस में ऐड हो जाते हैं, ये आप जानते हैं। तो वही अब इसको करेंगे तो वो चीज भी आपकी समझ में आ जाएगी। मान लीजिए ये वाला एंगल आपका कितना बन रहा है, थीटा। तो आप एक तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दोगे और इसी लाइन को ऊपर बढ़ा के ये वर्टिकल लाइन कर दोगे। अब ये एंगल थीटा है तो इधर वाला एंगल भी थीटा होगा, इधर ये थीटा है तो ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है तो ऊपर वाला एंगल थीटा हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? अब आपका B1, तो B1 का थीटा की तरफ कंपोनेंट हो गया B1 cos, और इस लाइन पर ऊपर हो जाएगा B1 sin, इस B2 का थीटा की तरफ हो गया B2 cos, और इस वाली लाइन पर नीचे की तरफ हो जाएगा B2 sin। अब आप देख रहे हो सिचुएशन ये आ गई, अलग से फिगर बनाता हूं मैं आपका, जिससे कि इस फिगर की वजह से कंफ्यूज न हो आप। कंपोनेंटों के डिस्ट्रीब्यूशन वाला फिगर अलग बनाता हूं। ये इस तरीके से आ रहा है अब आपका, ऊपर की तरफ आ रहा है B1 sin थीटा, और नीचे की तरफ आ रहा है B2 sin थीटा, और इसी लाइन पे B1 cos थीटा और B2 cos थीटा। ये सिचुएशन आ रही है। यहां से देख रहे हो B1 बराबर B2, अब B1 B2 के बराबर है तो B1 sin थीटा B2 sin थीटा के बराबर हो गया। ये आपस में एक दूसरे को इक्वल भी है और अपोजिट है, दे आर कैंसिल टू ईच अदर, इन्होंने आपस में एक दूसरे को काट दिया। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ये आपस में ऐड हो गए। तो नेट फील्ड जो आया B जो हो गया B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, लेकिन B1 और B2 आपस में बराबर है तो डबल कर लो इनको, तो ये हो गया ट्वाइस B1 cos थीटा। अब वैल्यू लगा लीजिए भाई, तो B ट्वाइस B1 की वैल्यू या B2 की एक ही बात है, कोई अलग नहीं है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू फिगर से निकाल लेना। cos थीटा यहां से निकालोगे ऐसे करके, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये l है और ये रूट में l स्क्वायर प्लस, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी l अपॉन रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये हो गई l अपॉन रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब ध्यान देना जरा, m और इस 2 को लिख दो l के साथ, तो m into 2l ये कैपिटल M बन जाएगा आपका, और ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और यहाँ हाफ पावर 1 और हाफ ये 3/2 पावर हो जाएगी। तो कुल मिला के b के लिए फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और m into 2l को मिला के कैपिटल M लिख लोगे, और ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर हो जाएगा 3/2। हो गया काम। और इसी चीज को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका फॉर्मूला जो आया था पता है वो क्या था, वो था E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2, ये आया फॉर्मूला। तो जब अगर आपको ऐसे लगे कि r के कंपैरिजन में l बहुत छोटा नहीं है, तो ये इन्हीं फॉर्मूलों से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि l जो है r के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, यानी l इज वेरी वेरी लेस देन r, तो फिर आप l स्क्वायर को r स्क्वायर के कंपैरिजन में निगलेक्ट कर सकते हो, और जब आप इसको निगलेक्ट कर दोगे इसके कंपैरिजन में, तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन, अब ध्यान दीजिए ये तो छूट गया, 2 से 2 पावर कटेंगे तो r क्यूब बचेगा, तो फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा। और इसके इक्विवेलेंट यहाँ फॉर्मूला होता था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन r क्यूब, इस तरीके से, और यहाँ वही बात m अपॉन r क्यूब। अब बात आती है वेक्टर फॉर्म में, इसको भी लिख के दिखाओ, तो फिर दिशा को देखो, तो b की दिशा किधर आ रही है, b1 और b2 cos थीटा आपस में जिधर ऐड हो रहे हैं, तो वो तो इस डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं, यानी b की दिशा इधर है, ये b की दिशा है, और m की दिशा वो होती है s से n की तरफ, s ये n ये वो इधर है, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गई, अपोजिट। तो जब आप इस पर वेक्टर का निशान लगाओ तो एक माइनस साइन और लगा देना, ये इसका सदिश रूप हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं ये। और लास्ट में बस मैं इतना कहूंगा, डेरिवेशन को करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है,
केवल आप फॉर्मूला याद रख लेना, क्योंकि फॉर्मूले की जरूरत हमें पड़ सकती है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, अब ये भी तुम्हें पता चल रहा है कि भाई जो निरक्ष पे वैल्यू निकल के आ रही है वो अक्ष पे जो वैल्यू थी उसका आधी है, या फिर कहिए अक्ष पर जो वैल्यू है वो निरक्ष की वैल्यू का डबल है। सही है, यानी आप ऐसे लिख सकते हो फाइनली कि b जो हमारा आया था अक्ष पर वो डबल है किसका, b जो आया है निरक्ष पर। तो ये भी ध्यान रखना है। इससे क्या फायदा होगा आपको, इससे दो चीज के फायदे होते हैं। मान लीजिए कभी न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल में ये तो वो कहता नहीं है कि अक्ष और निरक्ष, बल्कि वो ऐसे कुछ लैंग्वेज देगा कि एक चुंबक है जिसकी ध्रुव प्राबल्य इतनी है, N और S को मिलाने वाली लाइन पर उनके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, और NS को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है उस पर भी 10 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस सेम दे दी, तुरंत समझ जाओगे कि यहां चुंबकीय अक्ष और निरक्ष बन जाएगा। अब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है दोनों पे। अब अगर तुम उसका ध्यान रखोगे तो तुम अपना टाइम बचा सकते हो। क्या करोगे, केवल एक पे निकाल लेना, आपने अक्ष पे निकाल लिया, और निरक्ष के लिए कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, उसका आधा कर देना। नहीं तो फिर यह कि तुम लगे रहोगे फालतू में और दोबारा कैलकुलेशन करोगे। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए इसके बाद अभी और चीजें थी। जिस तरह से आपने विद्युत ध्रुव आघूर्ण को पढ़ा, विद्युत ध्रुव के बारे में टॉपिक पढ़े, उसी तरह से अब यहां चुंबक के बारे में टॉपिक आगे बढ़ने हैं। आपने पढ़ा था वहां पर एक कि अगर हम विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देते तो उस पर एक बलाघूर्ण काम करने लग जाता है। सही है, उस बलाघूर्ण को आपने कैलकुलेट किया था। सेम तरीके से अब अगर हम किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उस पर भी एक बलाघूर्ण काम करेगा, और उसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे हम। चाहो तो ड्राइव करके निकाल सकते हो, अदरवाइज लिख तो उसको तुरंत सकते हो आप, लिखने में तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। देखिए लिखने में क्या परेशानी नहीं है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। चुंबकीय द्विध्रुव पर बलाघूर्ण, अगर बात सिर्फ फॉर्मूले की है तो वहां पर तुमने पढ़ा था टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। यहां पे टॉ हो गया, टॉ इक्वल टू पी की जगह एम, ई की जगह बी साइन थीटा, बन गया आपका फॉर्मूला। बात समझ आ गई ना। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते तो टॉ इक्वल टू पी क्रॉस ई, और यहां पर टॉ इक्वल टू एम क्रॉस पी। फॉर्मूला याद हो गया आपको। यहीं पे वर्क डन की बात भी करता हूं। आपने पढ़ा था कि अगर आप उसको विद्युत क्षेत्र में रखते हो या विद्युत क्षेत्र में उसको रोटेट कराते हो तो रोटेट कराने में वर्क डन कितना होता है, और उसी में टॉपिक मिला हुआ था उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। तो वहां इसके लिए वर्क डन की बात करते तो W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, और यहां पे वर्क डन की बात करोगे तो W इक्वल टू MB cos θ1 माइनस cos θ2। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करना चाहते तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये एंगल आप क्या मान लेते थे, इसको 90 डिग्री और इसको थीटा, तो फिर ये बदल जाता था तो U इक्वल टू आ जाता था माइनस के PE cos थीटा, और यहां पर अगर इसके लिए निकालोगे तो U इक्वल टू आ जाएगा माइनस का MB cos थीटा। तो फॉर्मूला तो आप बस तुरंत बना सकते हो, बस तुम्हें पता है कि P की जगह कैपिटल M यूज करना है और Q की जगह पे स्मॉल m यूज करना है, अपने आप बनता चला जाएगा। और डेरिवेशन करके भी आप ला सकते हो, कहीं कोई परेशानी नहीं है। देखिए चलिए इसी का डेरिवेशन देखते हैं। मान लीजिए ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में ये हमारी कोई मैग्नेट रखी हुई है। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, पोल स्ट्रेंथ दोनों की सेम है। आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में अगर हम प्लस Q आवेश रखते थे तो उस पर एक फोर्स लगता था F इक्वल टू QE, और माइनस लगाते तो उस पर भी F इक्वल टू QE, लेकिन बलों की दिशा बदल जाती है।
यहां भी सेम तरीका है। अगर एक चुंबक तुम रख रहे हो, चुंबक की पोल स्ट्रेंथ m है, तो ये नॉर्थ पोल है तो इस पे फोर्स लगेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में F इक्वल टू स्मॉल mb। फॉर्मूला बन गया अपने आप, QE, Q की जगह m, E की जगह b, F इक्वल टू mb। और यहां इधर दिखाओगे तो ये भी F इक्वल टू mb। अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो नेट फोर्स इस पे हो गया mb माइनस mb इक्वल टू 0। लेकिन अब बात करते हैं, क्योंकि इस बल की क्रिया रेखा ये वाली और इस बल की क्रिया रेखा ये वाली, और आप अच्छी तरह जानते हो अगर किसी बॉडी पे दो बल काम करें और उनकी क्रिया रेखा भी अलग अलग हो तो वो बल आघूर्ण उत्पन्न करती है। देखिए ये है मान लो कोई बॉडी, अब मैं इस पे एक बल तो ऊपर लगा रहा हूं और एक बल नीचे लगा रहा हूं, ये घूम नहीं रही। इसका मतलब ये दोनों बल इस पे बल आघूर्ण नहीं लगा पा रहे। क्यों नहीं लगा पा रहे? क्योंकि इस बल की क्रिया रेखा भी वही और इस बल की क्रिया रेखा भी वही, यानी दोनों की क्रिया रेखा एक, और क्रिया रेखा एक हो जाती है तो बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुणा क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। अब जब क्रिया रेखाओं के बीच में कोई लंबवत दूरी नहीं आएगी तो वो जीरो, इसलिए बल आघूर्ण जीरो। लेकिन अब आप एक हाथ से इसे इधर खींच रहे हो और एक हाथ से इसे इधर खींच रहे हो, तो क्या करने लग गया? ये रोटेट करने लग गया। क्यों? क्योंकि इनकी बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हो गई। तो जब किसी वस्तु पर दो बराबर और विपरीत बल काम करते हैं और उनकी क्रिया रेखाएं भी अलग अलग होती हैं तो वो उस पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो उस बल आघूर्ण को हमें निकालना है, और बल आघूर्ण टॉ इक्वल टू हो जाता है बलों में से कोई एक बल यानी mb और इनटू उनकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी भाई यहां से लंबवत डाल दोगे तो ये वाली लंबवत दूरी हो गई, ये लंबवत दूरी हो गई, ये वाली। आप इसको निकालना चाहते तो देखो ये एंगल मान लो इसके साथ में ये थीटा कोण पे रखा हुआ है और इसकी लंबाई को मान के चलते हो 2l। तो इसे निकालने के लिए, और ये कारण हो गया ये, इसका मतलब इसके लिए लंब तो sin थीटा ले लेते हैं, तो sin थीटा इक्वल टू हो गया, इसका नाम दे दिया क्वेश्चन मार्क, या लंबवत दूरी को चलो d दे दिया, ये लंबवत दूरी d मान ली, तो d अपॉन 2l। तो d की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 2l sin, वैल्यू लगा दो बस। तो टॉ इक्वल टू mb और इनटू 2l sin थीटा। अब m इनटू 2l को पास पास ले लो और ये बराबर हो गया कैपिटल M के, तो mb sin थीटा आ गया भाई आपका फॉर्मूला डायव होकर के टॉ इक्वल टू वेक्टर फॉर्म देखना चाहो तो m क्रॉस b। तो कहीं कोई चीज परेशानी वाली बात है ही नहीं। अब इसमें भी फिर कंडीशन कौन सी? कंडीशन 3 कंडीशन। मान लीजिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लोगे तो क्या सिचुएशन बनेगी? साइन थीटा साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो टॉर्क आपका 0 हो गया। तो कंडीशन फर्स्ट, पहला केस, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि यहां पर नहीं है वहीं पर इंपॉर्टेंट है, और वो होता था स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन। ये बल आघूर्ण के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। केवल कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि स्थायी संतुलन कब होगा उसकी शर्त बताओ, अस्थायी संतुलन कब होगा उसकी शर्त बताओ। बस ये बताना कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर स्थायी संतुलन और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर अस्थायी संतुलन। इसका मतलब जब आप लेके चल रहे कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो टॉ इक्वल टू हो गया mb sin 0 इक्वल टू 0, और इसको कहते हैं स्थायी संतुलन। ये आपका स्थायी संतुलन हो गया। दूसरा आपने ले लिया भाई थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो टॉर्क अब भी 0 हो जाएगा क्योंकि साइन में 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो टॉ इक्वल टू mb sin 180 दैट इज 0, और ये हो गया अस्थायी संतुलन। देखिए संतुलन का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब अगर रेखीय गति की बात कर रहे हो तो बल 0 होना चाहिए संतुलन के लिए, और अगर घूर्णन गति की बात कर रहे हो तो टॉर्क 0 होना चाहिए, और कंप्लीटली संतुलन की बात कर रहे हो तो बल भी 0 हो और टॉर्क भी 0 हो। समझ गए ना? और तीसरा पॉइंट और ले लीजिए, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 हो जाएगा तो टॉ इक्वल टू आ जाएगा आपका mb sin 90 mb हो गया, और ये मैक्सिमम होगा,
ये अधिकतम होगा। क्यों? क्योंकि साइन में जो 1 वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इस तरीके से तीनों कंडीशंस भी आपने समझ ली। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो बस इस बात पे होगा कि ये स्थायी संतुलन क्यों है और ये अस्थायी संतुलन क्यों है। हालांकि इस बात को मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में अच्छी तरह समझाया है, वहां पर वीडियो देखना और भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक बार यहां भी क्लियर कर देता हूं। देखिए संतुलन का मतलब क्या है। ये मान लीजिए संतुलन में है, इसका मतलब यहां डॉट 0 है, लेकिन आप उस वस्तु को उसकी संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, डिस्प्लेस कर दें, लौट के वहीं आ जाए स्थायी संतुलन, लौट के वहीं आ जाए स्थायी संतुलन। और अगर आपने डिस्प्लेस किया और लौट के वहां नहीं आया बल्कि और घूम करके दूसरी जगह चला गया, अस्थायी संतुलन। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर? अब कोई दिक्कत तो नहीं है?